नमस्कार बाबूजी शीर्षक कहानी आपने सुनी होगी। ये पार्ट 2 है, सुनिएगा। शराबियों से बात नहीं की जाती, वे बात के नहीं लात के हो जाते हैं। भैया को मछली भैया की बात से काफ़ी बल मिला। अपना तेवर एकदम बदल कर बाबूजी से बेलौस आवाज़ में बोले, ये बताओ अपने समाजियों को लेकर तुम यहाँ से निकलते हो या नहीं? साले तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और बाबूजी तपाक से मुड़कर कमरे में जा घुसे। फिर तत्काल ही अपने चमचमाते हुए गड़ासे लेकर आंगन में आ गए। डर के मारे हम लोग दलान की ओर चल पड़े। बाबूजी दालान पर भी आ गए। कंधे पर गड़ासे लिए वो एकदम से राक्षस की तरह दिख रहे थे। उनका विशालकाय शरीर काफ़ी खूंखार दिखने लगा जैसे एक ही बार में हम सभी को मार डालेंगे। इससे पहले कि भैया कुछ बोलते बाबूजी गरजे, साले तुम सब चले जाओ यहाँ से, नहीं था तुम सबों को एक एक कर काट कर फेंक दूंगा। हम दलान के में से उतर कर गली में आ गए। टोला पड़ोस और गांव भर के लोग तमाम वहाँ जुट गए। एक अच्छी खासी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। मैंने अनुमान लगाया कि हमारे परिवार के लिए वे इसलिए चिंतित थे कि हमारे परिवार की तरह ही पड़ोसी जो जुट गए थे। जिंदगी जीना उन्हें पसंद था। बाबूजी की तरह की ज़िंदगी से हमारे परिवार को भी नफरत थी और उन लोगों को भी। शायद इसलिए वे लोग हमारे परिवार के हमदर्द हो गए थे। फिर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। हमारे दलान पर जा चढ़े और बाबूजी को समझाने लगे कि अपने परिवार को उन्हें इस तरह से नहीं दुत्कारना चाहिए। लेकिन बाबूजी ने किसी की नहीं सुनी। गड़ासा भाजते हुए वे गरजते रहे कि ना तो कोई मेरा परिवार है, ना पत्नी, ना बाल बच्चे। मैं स्वतंत्र हूँ और हर आदमी स्वतंत्र है। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता हूँ, फिर लोग मेरे बीच क्यों आ जाते हैं? और गांव के कुछ लोग चुपके से थाने चले गए। पुलिस और दरोगा आ धमके तब गांव के लोग बाबूजी के सामने जा पहुंचे। दरोगा जी ने बाबूजी को काफ़ी डांट फटकार लगाई तथा मारने पीटने की धमकी देकर घर से निकल गए। उन्हें दलान में पहुंचा। हालांकि यह बात मुझे बहुत ही नागवार लगी। मैं सुन रहा था कि दरोगा ने बाबूजी के किसी एक सवाल को भी उत्तरित नहीं किया था, बल्कि शराबी कह कर उनके हर सवाल को खारिज कर दिया। मैंने अनुमान लगाया कि बाबूजी के प्रति दरोगा की सख्ती सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वे दरोगा थे, बल्कि इसलिए थी कि दरोगा की ज़िंदगी भी हमारे परिवार गांव वालों की तरह ही ज़िंदगी थी। बाबूजी जैसी ज़िंदगी से उन्हें भी नफरत थी। बाबूजी घर छोड़कर दलान में कभी नहीं आते, किंतु थाने से लेकर गांव तक के किसी एक व्यक्ति द्वारा भी उन्हें समर्थन नहीं मिला। विवश लाचार अपने समाजियों के साथ वे दलान में आ टिके। उस रात भर हमारा परिवार सो न सका। सबको यही आशंका सताती रही कि बाबूजी कभी भी आकर कुछ कर सकते हैं। हालांकि बाबूजी ने कुछ भी नहीं किया। मेरे परिवार बाबूजी के कुकृत्यों को उछालते हुए आपस में रात भर उनको गालियां देता रहा। उनका विरोध करने के लिए अनेक तरह की साजिशों षड्यंत्रों की रचना करता रहा। और मुझे यह बात बहुत बुरी लगती रही कि बाबूजी की कहीं कोई गलती नज़र नहीं आई थी। मुझे विचार इतने प्रौढ़ और ज़िंदगी इतनी उन्मुक्त हो सकती है, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बाबूजी के सही होने का दूसरा एहसास उसी दिन से मेरे मन में जगा था। बाबूजी अपने समाजियों और सरो सामान के साथ दालान में आ टिके थे और घर परिवार हमारे परिवार का कब्जा हो चुका था। लेकिन ना तो हमारे परिवार को ही सुख और संतोष था, ना बाबूजी को ही। हमारा परिवार दुखी इसलिए रहता था कि दालान पर शराबियों का जमघट लगा रहता था तथा बाबूजी दुखी इसलिए रहते थे कि दलान की एक छोटी सी कोठरी में उन्हें काफ़ी कमी महसूस होती थी। अपने सभी समाजियों के साथ नाच गान की महफिल से वे लगा सकें, ऐसी व्यवस्था उस छोटी सी कोठरी में नहीं हो पाती थी। बहुत मुश्किल से ही नाच गान हो पाता था। फिर शाम सुबह खाना बनाने और रात में सोने की तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती थी। ये दिन हमारे परिवार में काफ़ी अशांतिपूर्ण थे। बड़े भैया और मंझले भैया बाबूजी को दलान से हटाने के लिए दिन रात साजिशों में लगे रहते थे तथा माँ और बासंती दीदी टोला पड़ोस में घूम कर बाबूजी के विरुद्ध जनमत तैयार करने में जुटी रहती थी। और मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि चेतना के स्तर पर मैं बाबूजी से ही जुड़ा था। हालांकि मेरे पूरे परिवार में घर भर को यह मनाही थी कि ना तो कोई बाबूजी से बोले और ना उनकी कोठरी में ही जाए। लेकिन घर वालों से लुक छुप कर मैं बराबर उनकी कोठरी में जाता था और उनके समाजियों के बीच घंटों बैठा रहता था। बाबूजी मुझे बराबर ही तबले के बोल और नटनियों के गीत सुनाया करते थे। मैं घूर कर घंटों उन्हें देखा करता था। मुझे कभी भी यह नहीं लगता था कि पिता की आंखों में वे मुझे देख रहे हैं। अपने अन्य समाजियों के साथ जिस तरह का व्यवहार वे करते थे, हूबहू वैसा ही कुछ ही मेरे साथ भी करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबूजी को जब काफ़ी तंगी महसूस होने लगी थी तो वे एक अलग घर बनाने की योजना तैयार करने लगे थे। वे जानते थे कि अलग घर बनाने के लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वे एक नौटंकी पार्टी कायम करने में जुट गए।
अपने नाम से खरीदी हुई ज़मीन तथा अपने 4 भैंसों को बाबूजी ने एक ही साथ बेच डाला। फिर उनके पास काफ़ी पैसे हो गए और एक रोज़ अपने सभी सामान और समाजियों के साथ वे दालान छोड़कर चले गए। सुनने में आया कि वे सबसे पहले कानपुर गए, वहाँ से बहुत अच्छी 7 नाचने वालियाँ वे भाड़े पर ले आए। फिर बनारस जाकर नौटंकी पार्टी का सभी सामान खरीद लाए। साल का अंत आते रहते ही उनका नौटंकी पार्टी तैयार हो गया और चंद रोज में ही उनकी नौटंकी पार्टी की धूम पूरे इलाके में फैल गई। मुझे यह बात तब भी अजीब लगती थी कि आज भी अजीब लगती है कि बाबूजी की नौटंकी पार्टी की प्रशंसा से मेरा परिवार क्यों जलने लगता था। इलाके में जहाँ कहीं भी बाबूजी की नौटंकी पार्टी होती थी उसकी खबर उड़ उड़ कर हमारे घर तक आ जाती थी। फिर माँ, बड़े भैया, वासंती दीदी, भाभी और मंझले भैया अंदर ही अंदर काफ़ी कुड़ते और बाबूजी को गालियाँ बकने लगते थे। खैर, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं तो उस अवसर की तलाश में रहने लगा था कि जब बाबूजी की नौटंकी देखने का मौका हाथ लगे। मुझे इस बात को लेकर आज भी काफ़ी अचरज होता है कि इतने कम दिनों में कोई नौटंकी पार्टी कैसी इतनी व्यापक सफलता प्राप्त कर सकती है। काश बाबूजी को मारा नहीं गया होता तो उनकी नौटंकी पार्टी जरूर ही किसी बहुत बड़े थिएटर कंपनी में तब्दील हो जाती। मुझे उन लोगों के कथन आज भी याद है कि जो बाबूजी की नौटंकी से प्रभावित होकर हर जगह कहा करते थे। उनकी नौटंकी पूरे भोजपुर जिले में एक नंबर की नौटंकी थी कि नौटंकी मालिक बाबू लल्लन सिंह बड़े ही जीवट वाले मर्द थे कि एक बड़ा सा मुरठा बांध कर तबले के पास बराबर ही बैठे रहते थे। फिर हर 2 घंटे के बीच शराब का गिलास उनके हाथ में आ जाता था कि निश्चित समय से ही 1 मिनट भी आगे पीछे उनकी नौटंकी पार्टी नहीं चलती थी। बाबू लल्लन सिंह के एक इशारे पर नगाड़ची, हारमोनियम मास्टर तथा अन्य समाधि सुध बुध खोकर लीन हो जाते थे। नाचने वालियाँ कि थिरकन उनकी आवाज़ के साथ साथ सही मिलन हो पाता था कि कहीं भी बाबूजी लल्लन सिंह की नौटंकी मार नहीं खाती थी। क्या मजाल कि जितने में उनका नौटंकी पार्टी का साटा लिखा जाता हो। मैं तब भी सोचता था और अभी सोचता हूँ कि काश परिवार का नियंत्रण अगर मेरे ऊपर बहुत सख्ती के साथ नहीं होता तो मैं बाबूजी की नौटंकी पार्टी में ज़रूर शामिल हो जाता। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो चला था कि बाबूजी के करीब रहकर मैं अपनी ज़िंदगी और अपने अंदर के मर्द को अच्छी तरह पहचान लूँगा। खैर, आज मुझे यह बहुत अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि बाबूजी के साथ रहने का बहुत कम समय ही मुझे मिला है। बाबूजी की कहानी का अंत आ रहा है। उनके जीवन की सबसे प्रमुख घटना आपको इसी अंत की कहानी में मिलेगी। दरअसल उनकी कहानी का अभी इतनी जल्दी अंत नहीं आता, लेकिन उनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से हो गई। फिर लंबी होने वाली उनकी यह कहानी रुक गई। पर मैं समझता हूँ कि आप पाठक उनकी इस रुकी हुई कहानी से ही उनकी लंबी कहानी की संभावना परिलक्षित कर लेंगे। शायद बाबूजी की कहानी का सार्थकता भी इसी में है। हाँ, तो बात बसंती दीदी की शादी से शुरू हुई थी। बड़े भैया ने बसंती दीदी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया था, मगर शादी की बातचीत से पहले ही लड़के के घर वालों ने दीदी की तस्वीरें मांगी थीं। अतः भैया को दीदी की तस्वीर उतरवाने के लिए दीदी को लेकर आरा शहर जाना पड़ा था। शहर के में अपने एक मित्र के यहाँ एक रात के लिए दीदी के साथ भैया को रुकना पड़ा था। भैया मित्र की रिश्तेदारी इलाके में सबसे धनी गृहस्थ राम भजन सिंह के यहाँ पड़ती थी। संयोग से राम भजन सिंह का लड़का भी उस रात भैया के मित्र के यहाँ ही आया था। दीदी के सौंदर्य और व्यवहार से वह लड़का बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर सुबह दीदी से शादी करने की अपनी इच्छा उसने भैया के मित्र से व्यक्त की थी। भैया की खुशी की सीमा नहीं थी। वे कभी भी राम भजन सिंह के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकते थे। उतना सामर्थ्य ही नहीं था उनके पास। लेकिन यह बात तो भाग्य की बात थी। उनके पास 200 बीघे खेत शेष बचे थे। फिर क्या था, भैया ने दीदी के लिए जिस लड़के को देखा था उसे छोड़ दिया गया और दीदी की शादी राम भजन सिंह के लड़के से पक्की हो गई। फिर जल्द ही बारात की तथा अन्य रस्मों की तिथियां भी निश्चित हो गई। लेकिन यह क्या, उतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी अचानक मेरे परिवार की प्रसन्नता गुम हो गई। यह बात बड़ी ज़ोर शोर के साथ मेरे घर से लेकर पूरे गांव तक में फैल गई कि राम भजन सिंह के लड़के की बारात में बाबू लल्लन सिंह की नौटंकी आ रही है। मैं सच कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं तो काफ़ी दिनों से इस प्रतीक्षा में था कि बाबूजी की नौटंकी देखने का मौका हाथ लगे। शायद इसलिए बारात की इंतजारी में काफ़ी बेसब्री से करने लगा था। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, पूरा गांव भी यही इंतजारी कर रहा था और गांव को तो एक नया मसाला भी मिल गया था। वे खूब मखौल उड़ाने लगे थे कि बेटी की शादी में बाप की नौटंकी आ रही है। गांव की इस मखौल से मेरा परिवार अंदर ही अंदर घुटते हुए काफ़ी चिंतित रहने लगा था। भैया की आंखों से तो कई बार
टपकते हुए आंसू भी मैंने देखे थे। और फिर एक दिन वह समय भी आ गया। हालांकि वह समय आने से पहले ही भैया ने काफ़ी तैयारी भी कर ली थी। भैया को विश्वास था कि गांव के आदमी बाबूजी के सामने जरूर ही कुछ न कुछ बात उकसा ही देंगे। फिर बाबूजी अपने ढंग का लेक्चर झाड़ना शुरू कर देंगे। अतः वैसे समय में बाबूजी का मुंह बंद किया जा सके, इसलिए भैया ने गांव के 4-5 बदमाशों को काफ़ी रुपये पैसे देकर तैयार किया था। मुझे वह शाम आज भी याद है। उतनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ मेरे गांव में कभी नहीं जुटी थी। बाबू लल्लन सिंह की नौटंकी के नाम पर पूरा इलाका ही उमड़ कर आ गया था। भैया ने मुझे 2-3 काम सौंपे थे। मैं जल्दी उन कामों को निपटाकर सामियाने के कोने में जा बैठा था। सामियाना एकदम खचाखच भरा था। सामियाने से बाहर भी काफ़ी लोग बैठे थे। नगाड़े की आवाज़ पूरे परिवेश में गूंज उठी थी। उनकी बाबूजी का रोबीला चेहरा अलग से ही चमक रहा था। उनकी अंगुलियां तबले पर एकदम बिजली की तरह नाच रही थी। तबले की थाप पर नर्तकियों के जिस्म का हर हिस्सा थिरक रहा था। अजीब आनंद आ रहा था। और फिर मंच की सजावट, प्रस्तुतिकरण का ढंग एकदम ही निराला था। मैं देर तक नौटंकी देखता रहा। नौटंकी सबसे खूबसूरत और मशहूर नर्तकी जब स्टेज पर आई थी तो दर्शकों के बीच हंगामा मच गया था। राम भजन सिंह भी अपने ज़माने के सबसे बड़े रंगबाज थे। उनसे रुका नहीं गया। वे अपनी जेब से 100 का एक नोट निकाल कर नाचने वाली को दिखाने लगे। दरअसल हमारे यहाँ आज भी ऐसा होता है। बाराती नाचने वालियों को रुपया दिखाते हैं तो वे स्टेज से उतर कर उनके पास आती है, फिर करीब ही बैठकर 2-3 गीत सुनाती है। गीतों से प्रभावित होकर बाराती हाथ का रुपया उन्हें दे देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था और नर्तक स्टेज से उतर कर राम भजन सिंह के आगे बैठ गए। राम भजन सिंह अपने 2-3 साथियों के साथ उससे गीत सुनने और बदे मजाक करने लगे थे। काफ़ी देर तक वे लोग उससे गंदे मजाक करते रहे, लेकिन वह उन लोगों के उस गंदे मजाक का प्रत्युत्तर नहीं दे रही थी। शायद इसलिए उन लोगों ने उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। निराश होकर वह मुंह लटकाए स्टेज पर जा चढ़ी और मैंने साफ देखा कि ठीक उसी समय बाबूजी के चेहरे की त्योरियां एकदम बदल गई। तबला छोड़कर वे स्टेज पर खड़े हो गए। फिर कड़ी आवाज़ में बोले, ए बाबू साहब, पास बुलाकर मुजरे वाली को आपने बेइज्जत क्यों किया? बाबूजी की कड़ी आवाज़ पूरे वातावरण में फैल गई। दर्शकों के बीच चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर तत्काल ही राम भजन सिंह तमतमा कर उठे और गुस्से में बोले, बेइज्जत? कैसी बेइज्जती? रंडी की इज्जत ही कहाँ होती है कि बेइज्जत का सवाल उठे? आपको नहीं मालूम बाबूजी गरजे, आप अपने घर की जिन औरतों को इज्जतदार समझते हैं उनसे ये रंडियाँ हर मायने में सही और अच्छी है। राम भजन सिंह बाबूजी की इस बात से गुस्से के मारे एकदम फनफना गए। उनकी आंखों में जमींदारी का खून उतर आया। अंगारों जैसी आंखों से वे बाबूजी को घूरने लगे। बाबूजी पुनः गरजे, घूर कर क्या देख रहे हो? आपके घर की औरतें पराश्रित हैं। वे कोई भी काम छिपा कर करती हैं। रोटी से लेकर अन्य चीज़ों तक के लिए आप पर आश्रित हैं, लेकिन ये औरतें पूरी आज़ाद हैं, खुद कमाती हैं और मज़े से खाती हैं। अपनी किसी भी इच्छा के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहती। साले, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? राम भजन सिंह एकदम से कड़के। मुझे सब मालूम है। आप अपने घर के लाट हो सकते हैं, लेकिन लाट होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे को अपमानित करते चले। पता नहीं कैसे ठीक इसी समय भैया अपने आदमियों के साथ आज धमके। शायद किसी ने तत्काल ही खबर दे डाली। फिर क्या था, भैया ने आते ही हल्ला मचाया, शराबी है, मारो साले को। और मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा भैया के 4-5 आदमी और राम भजन सिंह के 4-5 आदमी लाठी लेकर एक ही साथ बाबूजी पर टूट पड़े। बाबूजी बीच में घिरे चारों ओर से लाठियों की मार सहते रहे। फिर एक आदमी के हाथ से लाठी छीनकर उन्हें भी मारना शुरू किया, लेकिन वे देर तक लड़ नहीं सके। जल्दी ही ढेर होकर स्टेज पर गिर गए। उनका माथा फट गया, उनका पूरा शरीर लाठियों की मार से धुन गया। उनके सामाजिक किसी तरह उन्हें टांग टूंग कर कस्बे के अस्पताल ले गए। हमारे परिवार को काफ़ी खुशी हुई और राम भजन की शान भी रह गई। फिर शादी खूब धूमधाम से हुई और सुबह बासंती दीदी की विदाई भी। लेकिन यह क्या, शादी के बाद तीसरे दिन ही बाबूजी के समाजी उन्हें अस्पताल से टांग कर सेवा शुश्रूषा के लिए दालान में ले आए। मैं तो समझ रहा था कि भैया इस बार उन्हें दालान में रहने भी नहीं देंगे, लेकिन बाबूजी की बड़ी बड़ी आंखों से साक्षात्कार कर चुकने के बाद भैया ने सीधे मन से दालान की कुंजी समाजियों के हाथ में सौंप दी। अब बाबूजी पुनः हमारे करीब आ ठहरे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा शोचनीय हो गई थी। वे चलने फिरने लायक भी नहीं रह गए थे। एक खटिया पर चुपचाप पड़े रहते
थे, उनके समाज ही उनको दवा देते तथा सेवा शुश्रूषा करते थे, लेकिन वे मुझे बड़े गद्दार लगे। वे देर तक बाबूजी के ठीक होने की प्रतीक्षा नहीं कर सके। बाबूजी की दिनों-दिन बिगड़ती हालत को देखते हुए वे बाबूजी से कटते गए। फिर एक-एक करके वे सभी कट गए। बाबूजी की नौटंकी पार्टी टूट गई। जिसको जो हाथ लगा वह लेकर चंपत हो गया। मगर वह नाचने वाली कहीं नहीं गई। वह निरंतर बाबूजी की सेवा करती रही। वह उनकी नौटंकी की सबसे मशहूर नर्तकी थी, पर पता नहीं क्यों वह बाबूजी को छोड़कर चंपत नहीं हुई। आज मैं यह सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके मन में भी बाबूजी के सही होने का एहसास जाग गया था। शायद इसलिए वह अंत तक उनसे जुड़ी रही थी। दलान में बाबूजी की सेवा करती वह मशहूर नाचने वाली कहीं से भी बस मशहूर नहीं लगती थी। बिल्कुल साधारण औरतों की तरह ही वह लगा करती थी। पता नहीं बाबूजी की स्थितियों ने उसे इस प्रकार का बना दिया या किसी अन्य समस्या ने, कुछ भी मालूम नहीं। वह हमारे परिवार के किसी सदस्य से बोलती भी नहीं थी। फिर एक सुबह एकदम तड़के ही उसके रोने और सुबकने की आवाज़ हमारे कानों में आई थी। हम किवाड़ खोलकर दलान पर आ गए। टोला पड़ोस के लोग वहाँ जुटने लगे थे। हम काफ़ी संख्या में दलान के अंदर घुसे थे। हमने देखा बाबूजी मर चुके थे। उनका लंबा तगड़ा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उनकी खटिया के पैताने माथा झुकाकर बैठी वह नाचने वाली फूट फूट कर रो रही थी तथा उनके सिरहाने शराब के 3 बोतलें रखी थी। 2 बोतलें तो खाली थी, लेकिन एक बोतल में आधी शराब बची थी। मैंने अनुमान लगाया मरने से पहले बाबूजी ने इसी आधी बोतल शराब को पिया होगा। खैर जो भी हो, अब हमारे बीच बाबूजी नहीं है। वे सही थे या गलत, इसका अंदाज़ा भी आप लगा ही लेंगे। मुझे तो आपसे बस अब सिर्फ यही कहना है कि बाबूजी की आधी बोतल शराब अब मेरे पास बची हुई है। इसे लेकर मैं सोच में पड़ गया हूँ। कभी सोचता हूँ कि गटागट गले के अंदर इसे उड़ेल लूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं, इस बोतल को ले जाकर सीधे भैया के माथे पर पटक दूँ। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं किया है मैंने, लेकिन कुछ न कुछ तो मुझे करना ही है। ये कहानी कैसी लगी है आप सभी को? मिथिलेश्वर जी की ये कहानी थी, उन्होंने ये कहानी लिखी थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।